हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो हम डिस्कस कर रहे थे रियल टाइम वर्क ऑफ एसएपी कंसल्टेंट। तो पिछले क्लास में हमने देखा था टाइप ऑफ एसएपी का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा था एसएपी के कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है, फिर आपका रोल आउट प्रोजेक्ट होता है, अपग्रेड प्रोजेक्ट होता है और ऑडिट एंड एडवाइजरी का प्रोजेक्ट होता है। तो ये सारा हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो अगर आपने वो वाला क्लास मिस कर दिया है तो आप जाके आई बटन से चेक कर सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं या फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हम एसएपी में जो फॉलो करते हैं वो सारे चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस और हम उसको किस टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एसएपी इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहला जो नाम आता है वो है अजाइल डेवलपमेंट का। तो अजाइल प्रोसेस में पहले इम्प्लीमेंटेशन होता था, एजाइल होता था, फिर उससे पहले हमारा वाटरफॉल का भी प्रोसेस होता था। तो काफ़ी सारे प्रोसेस जो है वो इनिशियल डेज में होता था। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे अजाइल प्रोसेस में सबसे पहले जो है ये स्टार्ट प्रोजेक्ट का होता है डिफाइन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट जो भी है ये आपको डिफाइन करना रहता है इनिशियल पीरियड में। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट साइकिल आता है। तो डेवलपमेंट साइकिल में यहाँ पे फंक्शनैलिटी जो भी आपको चाहिए वो फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे ऐड करना रहता है। फिर फंक्शनैलिटी ऐड करने के बाद सारे जो फंक्शनैलिटी हमारे ऐड हो जाएंगे, मतलब आपका जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है, जैसे एमएम का मॉड्यूल हो गया, डब्ल्यूएम का मॉड्यूल हो गया, एसडी का मॉड्यूल हो गया, फिको का मॉड्यूल हो गया, सारे आपको फंक्शनैलिटी ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है। फिर इंटीग्रेशन करने के बाद उसको टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग के बाद आपको रिव्यू करना रहता है। रिव्यू के बाद आपको फीडबैक देना रहता है। फीडबैक आप चेक करोगे कि आपने जो रिव्यू किया है या फिर जो आपने डेवलप किया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं है। तो अगर आपका फीडबैक जो है वो अगर येस आता है तो ये फीडबैक प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे डेवलपर्स रहते हैं, यहाँ पे क्लाइंट्स रहते हैं और यहाँ पे यूजर्स रहते हैं। तो तीनों का अगर जो आउटकम है, जो उनका मतलब जो अप्रूवल है, अगर सबका अप्रूवल अगर यस आ जाए तो हम इसको मार्केट में रिलीज करते हैं, यानी कि हम इस प्रोसेस को जो है हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा यह अप्रूवल जो है यहाँ पे नो आता है तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उसका जो चेंजेस है और जो हमारा रिकॉर्ड्स है उसको हम चेक करेंगे, फिर उसको एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन जो है उस पर फिर से हम सेम साइकिल को फॉलो करेंगे जब तक ये पूरा जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हमको ये साइकिल के थ्रू ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस होता था और इसके वजह से हमारा एजाइल का जो मेथड है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो अजाइल का डेवलपमेंट मेथड जो है यहाँ पे अभी एसएपी में अभी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड यूज़ है, वो यूज़ नहीं होता है। तो अजाइल प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है आपका एसैप मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे 5 फेजेस में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं एसैप मेथोडोलॉजी। तो एसैप मेथोडोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का फेज रहेगा, जिस फेज में आप क्या करोगे, सारे जो रिक्वायरमेंट रहेगा सब जितना भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो उसको सारा आप डिफाइन करोगे। यहाँ पे कौन कौन से टाइमलाइन पे आपको कौन कौन से फेज कंप्लीट करना है, कब तक आपको गो लाइव जाना है, ये सारा डेट्स जो रहता है, जो रोड मैप रहता है, वो सारा आपका प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज में आओगे। तो बिजनेस ब्लूप्रिंट में आपको क्या करना है, बिजनेस ब्लूप्रिंट में जो भी आपने प्रिपरेशन फेज में किया था उसके ऊपर आप काम करोगे, उसका ब्लूप्रिंट बनाओगे। उस नेक्स्ट जो आता है वो आता है रियलाइजेशन का फेज। रियलाइजेशन का फेज में आपने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसके ऊपर आप काम करोगे, उसको आप फाइनल करोगे। तो जो रियलाइजेशन का फेज अगर फाइनल हो गया, मतलब रियलाइजेशन फेज का फेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका आता है फाइनल प्रिपरेशन। फाइनल प्रिपरेशन में आपका जो फाइनल जो काम रहेगा, जो हमारा सपोज हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो हमारा डेटा रहता है या फिर जो एग्जिस्टिंग डेटा रहता है उसके ऊपर हमको काम करना रहता है। फिर उसके बाद आता है आपका गो लाइव सपोर्ट। गो लाइव बेसिकली एक ऐसा डेट होता है जिस डेट पे आप क्या करते हो, अपना जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, यानी कि जो आप पहले सिस्टम यूज कर रहे थे वो वाला सिस्टम को छोड़ के आप एसएपी में काम करना शुरू करोगे। तो वो जो डेट रहता है, शुरुआत का जो डेट रहता है, उसको हम गो लाइव बोलते हैं। तो बेसिकली ये 5 फेजेस हैं, हम इसके ऊपर
सेपरेटली डिस्कस करेंगे, मतलब इंडिविजुअल फेजेस में देखेंगे हम क्या क्या काम रहता है इंडिविजुअल फेजेस का, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इन मे बी इन अ सेपरेट वीडियो और मे बी इन दिस वीडियो ओनली। तो ये था। नेक्स्ट जो हमारा एसएपी मेथोडोलॉजी है, ये बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एसएपी इंस्टॉलेशन के लिए, एसएपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये जो मेथोडोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसी प्रोसेस से हम जो है एसएपी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने क्लाइंट के साथ। नेक्स्ट जो आपका साइकिल है या फिर नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका एसएपी का एक्टिवेट मेथोडोलॉजी। एक्टिवेट का मेथोडोलॉजी में यहाँ पे आप देख सकते हैं फेजेस यहाँ पे 4 हैं। पहला प्रिपेयर है, दूसरा एक्सप्लोर है, तीसरा रियलाइज है, चौथा जो है वो डिप्लॉय है। तो बेसिकली ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ये अपडेटेड मेथड है। इसको हम हाना को अपलेट हाना को इम्प्लीमेंट करने के लिए एस4 हाना जो अभी हमारा नया प्रोसेस आया है, एस4 हाना जो हमारा एसएपी का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एसएपी का एक्टिवेट का मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रोसेस हैं, इसके जो फेजेस हैं, फेजेस में काफ़ी सारे जो प्रोसेस हैं उसको अजाइल के मेथड से एंड वाटरफॉल का जो सिस्टम था वहाँ से काफ़ी सारा चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जो अच्छे वाले जो पॉजिटिव वाले पार्ट थे उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो एक्टिवेट का मेथोडोलॉजी है। तो बेसिकली ये एक्टिवेट मेथोडोलॉजी जो होता है, अगर आप एस4 हाना के इम्प्लीमेंटेशन में जा रहे हैं, एस4 हाना का इम्प्लीमेंट आपको करना है, तो ये मेथड जो है इसको यूज़ करते हैं एसएपी एक्टिवेट मेथड को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहता है ग्रीनफील्ड, अभी जो नया टर्मिनोलॉजी आया है वो है ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन मेथड एंड ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन मेथड। तो ये दोनों डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली ग्रीनफील्ड जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन का मेथड रहता है वो नॉर्मली क्या रहता है, सपोज आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, उसका ऑलरेडी उसका जो सिस्टम है कई प्रीवियस वर्जन्स ऑफ ईआरपी में काम कर रहा है, मतलब वो एसएपी में नया है लेकिन ईआरपी में नया नहीं है। ईआरपी का सिस्टम वो लोग पहले से यूज़ कर रहे थे, जैसे कि ओरेकल हो गया या फिर काफ़ी सारे जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग जो एसएपी को छोड़ के ईआरपी सिस्टम है वो लोग उसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनको क्या करना है, एसएपी में आना है। तो एसएपी में अगर आना है तो उस केस में हम उस मेथड को बोलते हैं ग्रीनफील्ड मेथोडोलॉजी। तो ग्रीनफील्ड मेथड में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं एसएपी के अंदर, तो इसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड मेथोडोलॉजी। तो होगा तो हम इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड क्लास बनाएंगे, क्या इसका लिमिटेशन है, क्या प्रॉब्लम्स है इसमें या फिर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है इस पे, ये सारा हम डिस्कस करेंगे अदर क्लासेस में। तो आज के लिए बस हम ओवरव्यू जान रहे हैं कि कौन से प्रोसेस होते हैं हम जिस पे एसएपी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है ब्राउन फील्ड मेथड। तो ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन मेथड में क्या, तो यहाँ पे ब्राउन फील्ड मेथोडोलॉजी कब यूज होता है, तो जैसे कि सपोज आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है वो एसएपी में ऑलरेडी यूज कर रहा है, एसएपी के बारे में ऑलरेडी कस्टमर को, क्लाइंट को पता है, उसको जस्ट अपग्रेड करना है। सपोज 4.6 से 6 में करना है या फिर 6 से 7 में करना है या फिर 5 से 6 में करना है। ये ईसीसी के सारे वर्जन्स होते हैं, 4.6, 5, 6, 7, ये सारे जो होते हैं ये वर्जन्स होते हैं। या फिर आप इस पर क्या कर सकते हो, क्लाइंट ऑलरेडी 6.0 में, 6.0 जो ईसीसी 6 है उस पर काम कर रहा है और उसको क्या करना है, उसके साथ क्या करना है, उसको हाना भी इम्प्लीमेंट करना है, एसएपी एस4 हाना भी उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये साइड बाय साइड हो सकता है। ये जो मेथड हम यूज़ करते हैं, ब्राउनफील्ड मेथड यूज़ करते हैं उसके लिए, अगर आपको एसएपी को अपग्रेड करना है या फिर एसएपी को फ्रॉम ईसीसी के साथ आपको एस4 हाना भी आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पे आपको ब्राउनफील्ड का जो मेथड है वो मेथड फॉलो करना रहेगा। तो ये बेसिकली था हमारा जो सारे प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये बेसिकली इतना सारा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है। इसमें आप मेजरली जो एसएपी मेथोडोलॉजी है और जो एक्टिवेट का मेथोडोलॉजी है, ये दो आपको सुनने को मिलेगा और आपको काम करने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो है, अगर आपका एसएपी अगर आपका ईसीसी वर्जन अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम चांसेस है कि आपको एसएपी मेथोडोलॉजी ही फॉलो करना पड़े, क्योंकि वो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड मेथड है एसएपी का हमारे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और उस पर जो है आपका मैन पावर और जो आपका टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेज रहता है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे
एसएप मेथोडोलॉजी क्या होता है? तो एसएप मेथोडोलॉजी बेसिकली इसका जो नाम है इसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड एसएपी। तो इट्स ए प्रूवन मेथोडोलॉजी फॉर एसएपी इम्प्लीमेंटेशन बाय इफेक्टिवली ऑप्टिमाइजिंग पीपल टाइम क्वालिटी एंड अदर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ये एसएपी का जो एक इफेक्टिव मेथड है, प्रूवन मेथोडोलॉजी है, जो एसएपी के द्वारा बनाया गया है, एसएपी ने बनाया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना मैन पावर यानी कि हमारा जो पीपल रहेंगे, यानी कि हमारे जो कंसल्टेंट रहेंगे, कंसल्टेंट को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अच्छे से, टाइम को हम अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्वालिटी भी आपका जो आउटकम होगा वो क्वालिटी भी हम मैनेज कर सकते हैं, एंड अदर रिसोर्सेज जो भी रहेगा उसको हम सही से ऑप्टिमाइज करके इफेक्टिवली हम अपना इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। तो हम बेसिकली देखेंगे ये एसएपी का मेथोडोलॉजी क्या होता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो हमने बताया था, 5 फेजेस थे, वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे कि काम कैसे करता है इंडिविजुअल स्टेज में। तो यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए, आपको यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि सपोज आप क्या है, आप सपोर्ट कंसल्टेंट है और आपको इम्प्लीमेंटेशन का सपोज आपको एक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट आया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रिज्यूम बनाना पड़ेगा कि आपने जो है इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट में काम किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट में नॉर्मली जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो रहता है एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन का, तो आपको एक पूरा साइकिल कंप्लीट आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो काम होता है वो डिवाइड होता है आपके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर, यहाँ पे डिवाइड होता है। सपोज आपको ऑलरेडी पता होगा, हमारे जैसे कंसल्टेंट होते हैं, जूनियर कंसल्टेंट होते हैं, फिर उसके बाद सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, फिर उसके बाद लीड कंसल्टेंट होते हैं, फिर उसके बाद जो आता है वो आता है प्रिंसिपल कंसल्टेंट होते हैं। तो इतने सारे हमारे जो कंसल्टेंट के लेवल हैं, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जॉब पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो फेजेस हैं उस पे सारे काम नहीं रहते हैं, जैसे कि हम जब डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि वो आपको ध्यान देना है कि आपको देखना है कि आपका काम जो है वो कौन से फेजेस से शुरू हो रहा है, और आप अगर अपना रिज्यूम में मेंशन कर रहे हैं एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको इंटरव्यू में जाके कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो फेजेस हैं उस पे जूनियर कंसल्टेंट को, अगर आप जूनियर कंसल्टेंट लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जूनियर कंसल्टेंट के हिसाब से काफ़ी सारे फेजेस जो रहते हैं उस पे आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, आपको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जूनियर कंसल्टेंट का काम कहाँ से आता है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे अपने क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एसएपी का मेथोडोलॉजी और जानते हैं कि कौन सा फेजेस में कौन से कंसल्टेंट काम करते हैं, और आप अपने हिसाब से कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के सेशन में। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, सपोज आपको इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है एक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप कैसे अपना इंटरव्यू को कर सके ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको एक पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपसे मिल जाए, आपको उसको एक पॉजिटिव उसका जो परसेप्शन है वो आपके लिए बने, ताकि वो आपको सिलेक्ट करने के लिए आपका जो आपका काम है उसके लिए आप सिलेक्टेड हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे बोलते हैं कि मैं पूरा सारा जो काम था वो मैंने ही किया है, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप नॉर्मली जो इंटरव्यूअर है उसको पता चल जाएगा कि इनको कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं, सिर्फ ये ब्लाइंडली बोल रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है यहाँ पे जानने का है, वो ये है कि आपका जो काम है वो कहाँ से शुरू होता है और आपको अपने आप को कैसे डिफेंड करना है। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे अपने आप को शो कर सकते हो कि आपने इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया है। तो यहाँ पे हम सारा जो नॉलेज है वो हम शेयर करेंगे। अगर आपको कोई भी इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप जान पाओगे कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या काम रहता है और कहाँ पे आपको काम करना रहता है, कहाँ पे दूसरे कंसल्टेंट को काम करना रहता है। तो सारा हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ एसएपी मेथोडोलॉजी।
तो एसएप मेथोडोलॉजी में सबसे पहला फेज जो था, जो हमने डिस्कस किया था, वो था प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में होता क्या है? प्रोजेक्ट प्रिपरेशन यानी कि यहाँ से हम प्रिपेयर करेंगे अपने प्रोजेक्ट, यहाँ से हमारा बजट डिसाइड होगा, यहाँ से हमारा काम डिसाइड होगा, यहाँ से हमारा टीम डिसाइड होगा, यहाँ पे सारा कुछ जो है ये डिसाइड होगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये हमारे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में जाता है। सबसे पहला जो आता है किक ऑफ मीटिंग्स होता है। तो जब भी आपका क्या हो जाएगा, बजट डिसाइड हो जाएगा या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद क्या होता है, आपका किक ऑफ मीटिंग्स होता है। किक ऑफ मीटिंग्स में क्या होता है, हमारे जो आईटी कंपनी के जो हेड रहते हैं, यानी कि जो डिलीवरी हेड रहेंगे या फिर जो हमारे ग्रुप मैनेजर्स रहेंगे, और उनके साथ क्या रहता है, जो हमारे क्लाइंट के जो हेड रहेंगे, सपोज उनका जो आईटी हेड रहेंगे या फिर उनके जो कंपनी के सपोज सीईओ सीएफओ जो भी रहेंगे, उनके साथ क्या होता है, किक ऑफ मीटिंग्स होता है कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, इसका स्कोप क्या है, ये सारा चीज़ जो है वो किक ऑफ मीटिंग जो है वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। किक ऑफ मीटिंग से सारे जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे डिसाइड होता है कि क्या क्या करना है और क्या क्या स्कोप है। तो नेक्स्ट जो रहता है वो केटी रहता है। केटी में नॉर्मली क्या रहता है, आपको सपोज जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट रहते हैं या फिर हमारे जो प्राइम कंसल्टेंट रहते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल कंसल्टेंट रहते हैं, उन लोगों को केटी दिया जाता है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को केटी दिया जाता है, यानी कि नॉलेज ट्रांसफर। केटी यानी नॉलेज ट्रांसफर। तो नॉलेज ट्रांसफर जो है यहाँ पे होता है कि बिजनेस साइड से बिजनेस का क्या प्रोसेस है, उनका एग्जिस्टिंग क्या प्रोसेस है, सपोज वो ईआरपी यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस कैसे काम करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूज करते हैं, तो कौन से प्रोसेस वो यूज करते हैं, शायद वो कोई प्रोसेस यूज कर रहे हो लेकिन एसएपी में उसका टर्मिनोलॉजी अलग हो। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, केटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम योर क्लाइंट टू योर कंपनी। तो कंपनी का मतलब होता है आपका जो सीनियर लेवल के जो कंसल्टेंट रहेंगे, जो प्रिंसिपल कंसल्टेंट रहेंगे, जो सिनारियो को बनाएंगे, जो सिनारियो को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उन लोगों को यहाँ पे केटी दी जाती है। तो यहाँ पे केटी का फेज होता है। केटी का फेज होने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोप डिस्कस किया जाता है। तो केटी हो गया, सारे जो प्रोसेस हो गए वो आपके जो प्रिंसिपल कंसल्टेंट है या फिर आपके जो डिलीवरी हेड है, एसएपी के जो आपके आईटी कंपनी के डिलीवरी हेड होंगे, उनको पता चल गया कि बिजनेस में कौन से प्रोसेस है, कौन सा फ्लो है, तो उनको कौन से प्रोसेस का यहाँ पे सिनेरियो बनाना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोप डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोप जो है ये डिसाइड हो जाता है। तो प्रोजेक्ट स्कोप डिसाइड होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपको यहाँ पे एसएपी का कौन सा मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करना है। तो सपोज आपको एमएम करना है, डब्ल्यूएम करना है, ईडब्ल्यूएम करना है या फिर एसडी करना है, एफआईसीओ मस्ट करना है, क्योंकि जितने भी सारे होते हैं उनको फाइनेंस का साइड तो चाहिए होता है, तो फाइनेंस में होगा, एडमिन का भी होगा। तो ये सारा जो मॉड्यूल्स है वहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कौन से एसएपी का टीम यहाँ पे हमको चाहिए होगा इसको डेवलप करने के लिए। प्रोजेक्ट स्कोप जो है वो डिज़ाइन हो गया और डिफाइन भी हो गया। नेक्स्ट जो फेज आएगा वो क्या रहेगा, टाइमलाइन रहेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप मिल गया। नेक्स्ट हमको टाइमलाइन डिसाइड करना है। 5 फेज हमको कंप्लीट करना है। 5 फेज का टाइमलाइन जो है हमको डिफाइन करना है कि हमको प्रोजेक्ट प्रिपरेशन 2 महीने में ख़त्म करना है या 1 महीने में ख़त्म करना है। सारे जो उनका रिक्वायरमेंट है उसको समझना है, ये जो प्रोसेस है हमको ये सारा कुछ करना है। तो यहाँ पे हमको सपोज प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के लिए 2 महीना 4 महीना जितना भी चाहिए आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप सारे फेजेस का जो है टाइमलाइन डिसाइड करोगे। सपोज आपको 2 महीने में ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना है, 6 महीने में उसको उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर 4 महीने में आपको जो है डेटा को अपलोड करना है, फिर नेक्स्ट एक डेट रहेगा जहां से आपको गो लाइव जाना है। तो गो लाइव का जो डेट रहेगा वो गो लाइव से पहले आपको पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है। तो जब भी आपका प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का फेज रहेगा उसी दिन से आपका गो लाइव का डेट भी फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा जो प्रोसेस का फेज है, जो फेजेस है, जो प्रोसेसेस हैं, उनका सारे टाइमलाइन फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट होता है माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होता है, तो जब भी आपका टाइमलाइन फिनिश हो गया, टाइमलाइन आपने दे दिया, तो ईच फेज में आपका क्या क्या माइलस्टोन है, आपको क्या क्या अचीव करना है, वो भी यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि हमको बाय द एंड ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन हमको सारा जो चीज़ें हैं, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, वो हमको पता चलना चाहिए, पता चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सारा जो चीज़ है यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए।
और यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के फेज में आपको जो है कस्टमर का रिक्वायरमेंट पूरा अंडरस्टैंड कर लेना है। तो यहाँ पे सपोज हम माइलस्टोन दे देते हैं कि हमको कस्टमर का जो बिजनेस प्रोसेस है वो हमको यहाँ पे पूरा अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट जो है इसके लिए हम कोई वर्कशॉप भी कर सकते हैं। सपोज हम अपने जो क्लाइंट विजिट कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके जो यूजर्स होते हैं उनके साथ वर्कशॉप कर सकते हैं कि वो लोग काम कैसे कर रहे हैं और उनका अंडरस्टैंडिंग भी हम जान सके। तो ये सारा कुछ यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट निकल के आता है वो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट चार्टर बोलते हैं। प्रोजेक्ट चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स ऐसा टाइपिंग मिस्टेक। सो यहाँ पे जो आउटपुट निकल के आता है वो है प्रोजेक्ट चार्टर। तो प्रोजेक्ट चार्टर में क्या रहता है, प्रोजेक्ट चार्टर में ये जो सारा चीज़ हमने अभी डिस्कस किया है, ये सारा जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे मेंशन रहता है कि टाइमलाइन, माइलस्टोन और आपका प्रोजेक्ट स्कोप, ये सारा चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा फेजेस है, वहाँ पे आप लोग क्या क्या करोगे, वहाँ पे माइलस्टोन क्या है, वो सारा चीज़ जो है आपका प्रोजेक्ट चार्टर में मेंशन रहेगा। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के प्लान। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का फेज जो होता है ये उसका प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। जब आप प्रोजेक्ट चार्टर बना लोगे तब आपका प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का फेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसको भी आपको अपने टाइमलाइन के हिसाब से, जो टाइमलाइन आपने यहाँ पे बनाया है वो टाइमलाइन के हिसाब से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना रहता है। यहाँ पे मेजर जो फाइंडिंग है, जो आपको पता चल रहा है या फिर पता चल गया होगा, यहाँ पे कौन से लेवल के कंसल्टेंट काम करते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी जूनियर लेवल का कंसल्टेंट काम करने के लिए नहीं होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे जो भी हमारा काम है, जैसे आपको टाइमलाइन डिफाइन करना है, माइलस्टोन डिफाइन करना है, वर्कशॉप करना है, प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन करना है, केटी लेना है, प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है, ये सारा जो चीज़ है ये सीनियर लेवल के कंसल्टेंट के काम होता है। जूनियर लेवल का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। तो अगर आपने 1 से 2 इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट डाला हुआ है अपने रिज्यूम में, अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ मैंने 1 से 2 इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में काम किया है, तो उस केस में आप बता सकते हो कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में आई वॉज देयर इन द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन बट देर वॉज नो मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड, आई वॉज जस्ट हेल्पिंग माई senior consultant or my प्रिंसिपल कंसल्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे सारा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, सपोज प्रोजेक्ट चार्टर बनता है या फिर आप टाइमलाइन डिफाइन करते हो, प्रोजेक्ट स्कोप का भी जो रहता है, आप सपोज केटी जो लिया है आपने, केटी जो लिया है, केटी का भी डॉक्यूमेंटेशन रहता है। वो सारा चीज़ सपोज आप बोल रहे हो कि वो वाला मैं प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का मैं स्टार्टिंग में था, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो मुझे दिया गया था। डॉक्यूमेंटेशन का काम मैं मॉनिटर कर रहा था। आप बनाने का कोई काम नहीं है, आप कुछ भी नहीं बनाओगे। नॉर्मली हमारा जो केटी है, केटी में सारा जो चीज़ है, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है, सारा चीज़ हो जाता है। आप सिर्फ ये बोल देना कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के फेज में मेरा काम था डॉक्यूमेंटेशन को मॉनिटर करना, मैं वो देख रहा था। सीखने के लिए मुझे वहाँ पे रखा गया था बिकॉज आई वॉज अ न्यू कंसल्टेंट। आप ये बोल सकते हो अपने आप को, वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि प्रोजेक्ट चार्टर में मेरा कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो देख रहा था। आप कुछ भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो मैं एक फेज के लिए था, या फिर मैं लास्ट टाइम में आया जब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन चल रहा था, मैं 1 महीने के लिए था, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन था मैं उसको चेक कर रहा था, उसको देख रहा था, सीख रहा था। आप कुछ भी बोल सकते हो। आप अपना आप अपना जो अवेलेबिलिटी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आप किस वजह से यहाँ पे अवेलेबल थे और आप क्या काम कर रहे थे। लेकिन डेफिनेटली एंड please don't mention that I have worked on project preparation phase if you are a junior consultant. Never say that in a interview. That will make a negative impression of you in front of the interviewer. तो इंटरव्यूअर के सामने आपका जो है एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको मेंशन ये करना रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फेज में। तो नेक्स्ट फेज जैसा कि बिजनेस ब्लूप्रिंट का होता है, तो बिजनेस ब्लूप्रिंट में क्या होता है, पहले हमारे जो कंसल्टेंट है, सपोज एस डी एम एम एफ आई, जो भी सारा आपका स्कोप रहेगा, जो आपने प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के फेज में जो भी आपने बताया होगा कि हमारा ये स्कोप है, उसके हिसाब से जो भी कंसल्टेंट रहेंगे वो कंसल्टेंट क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे कोर आईटी टीम के मेंबर के साथ। कोर आईटी टीम जैसे परचेजिंग वाले हो गए, फिर सेल्स वाले हो गए, फिर अकाउंटिंग वाले हो गए। तो ये सारे डिपार्टमेंट के जो हेड रहेंगे, यहाँ पे उन सारे डिपार्टमेंट के हेड के साथ यहाँ पे कोर आईटी टीम भी रहेगा।
कोर आईटी टीम के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे कंसल्टेंट का मीटिंग होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं उनका बिजनेस का जो प्रोसेस। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट चार्टर में वो हमने स्कोप डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट में हम क्या करेंगे, बिजनेस को समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे। प्रोसेस क्या है, परचेजिंग वो लोग कैसे कर रहे हैं, सेल्स कैसे कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिनारियो है या डायरेक्ट सेल्स है, या फिर उन लोगों ने कोई कॉन्साइनमेंट का प्रोसेस यूज कर रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, परचेजिंग है डायरेक्ट परचेजिंग कर रहे हैं, स्टॉक के लिए परचेज कर रहे हैं, कैसे परचेज कर रहे हैं। तो ये सारा जो चीज़ है यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, समझना है प्रोसेस। प्रोसेस को समझने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्लूप्रिंट बनाना है कि आपने समझ लिया है परचेजिंग, यहाँ पे स्टैंडर्ड परचेजिंग साइकिल से परचेजिंग हो रहा है, तो हमको एक स्टैंडर्ड परचेजिंग साइकिल कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे हम लोग ब्लूप्रिंट में बनाएंगे कि हमको एक स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर का साइकिल कॉन्फ़िगर करना है। किसके लिए, वहाँ पे आपको सारा जो रिक्वायरमेंट है, कौन सा प्लांट है, कौन सा आपका कंपनी कोड है, कौन सा स्टोरेज लोकेशन है, कौन सा वेयर हाउस है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट फेज में आप क्या करोगे, सारा जो रिक्वायरमेंट है उसको आप क्या करोगे, एक ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करोगे कि हमको ये चीज़, ये जो चीज़ें हैं हमको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे ये होता है बिजनेस ब्लूप्रिंट में। तो ब्लूप्रिंट में आप क्या करोगे, दोनों, सपोज हमारा आईटी कंपनी और हमारा जो क्लाइंट है, दोनों के जो हेड रहेंगे, यहाँ पे एमएम का जो हमारा एमएम कंसल्टेंट का जो सपोज प्रिंसिपल कंसल्टेंट हो गए या फिर सीनियर कंसल्टेंट हो गए, वो क्या करेंगे, प्रोसेस समझेंगे परचेजिंग डिपार्टमेंट के हेड से या फिर सेल्स डिपार्टमेंट के हेड से। तो जो भी रहेगा यहाँ पे वो लोग अंडरस्टैंड करेंगे और उसके हिसाब से एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जिसके ऊपर हमारा कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगा। तो यहाँ पे और एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं गैप एनालिसिस। तो गैप एनालिसिस होता क्या है, तो सपोज आपने क्या किया, आपने ब्लूप्रिंट बनाने के टाइम में जो आपका मीटिंग रहता है, जो आपने मीटिंग किया, मीटिंग से आपको पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग, इनका कुछ कस्टमाइजेशन है। मतलब सपोज जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस में सपोज क्या होता है, हमारे पीओ में सपोज आपका कंट्री कोड नहीं होता है या फिर कोई भी फील्ड आपका पीओ के फील्ड में नहीं होता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो उसमें ऐसा कुछ चीज़ है जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोसेस से हटके हैं, तो वहाँ पे वो लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि सपोज एक बारकोड स्कैनर हो गया। तो बारकोड स्कैनर पहले जो था, बारकोड स्कैनर एसएपी में इंक्लूडेड नहीं था। तो एसएपी में अगर आपको बारकोड स्कैनर अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना रहता था, उसके लिए आपको कस्टमाइजेशन करना रहता था। उसके लिए आपको एसएपी के साथ बारकोड स्कैनर जो है इंटीग्रेट करना रहता था। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, जो सारे चीज़ हमारे एसएपी के स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है लेकिन हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं गैप। सो दैट इज अ गैप बिटवीन स्टैंडर्ड एसएपी एंड आवर कस्टमर प्रोसेस। सो उसको बोलते हैं गैप। तो गैप को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस मतलब क्या होता है, तो जो गैप आपने फाइंड आउट किया, सपोज ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस में नहीं है लेकिन हमको ये बनाना है, तो आप क्या करोगे, अपने कस्टमर को रीच आउट करोगे एंड जो कंसल्टेंट रहते हैं वो अपने जो हमारे सपोज जो डिलीवरी हेड हैं या फिर जो हमारे आईटी के जो हेड रहते हैं उनको रीच आउट करेंगे। उनको बोलेंगे कि हमारा ये जो प्रोसेस है हमने इसमें एनालाइज किया, इसमें ये गैप है। तो ये गैप को अगर हमको फिल करना है तो उसके लिए क्या बजट लगेगा, क्या टाइमलाइन लगेगा, क्या हमारा टाइमलाइन एक्सटेंड होगा, क्या हम इसको पॉसिबली कर सकते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं इसको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करके आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट जाएगा आपके सीनियर लेवल ऑफ मेंबर्स के पास। तो सिमिलरली आपके आईटी के जो सीनियर मेंबर होंगे और जो कोर आईटी टीम के सीनियर मेंबर होंगे या फिर आपके जो क्लाइंट के सीनियर मेंबर्स रहेंगे, तो उनका ये काम रहेगा, यहाँ पे डिसाइड करेंगे तो ये जो गैप है उसको फिल करना है या उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो उसके ऊपर इसके ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारा जो चीज़ें बजट के ऊपर जाता है। तो अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर आपका टाइमलाइन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है और या फिर ये आपका गैप फिल नहीं कर सकते हैं, तो ये सारा जो चीज़ है वो डिस्कस करके जो सीनियर मैनेजमेंट होगा वो जो आउटकम लाएगी, सपोज हमको गैप फिल करना है, राइट। तो सपोज हम एक आउटकम पे आते हैं कि हमको थोड़े से गैप जो है उसको फिल करना है, थोड़े से जो है उसको लीव करना है। तो जब भी हमको गैप एनालिसिस, तो जब भी हमको गैप को फिल करने का
मिलेगा। तो गैप फिल कौन करेगा? तो ये जो गैप है इसको मेंटेन करने के लिए हमको टेक्निकल पर्सन चाहिए या फिर हमको कोडर चाहिए, तो उनको बोलते हैं अबैप पर्सन। तो आपको क्या करना है, अपने रिक्वायरमेंट को अबैप पर्सन को देना है और उनसे क्या टाइम लाइन लगेगा, किस टाइम में वो लोग डेवलप कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, वो सारा चीज़ आपको उनसे एनालिसिस लेना है और उनसे आपको क्या करना है, उनसे आपको जो है बजट प्रिपेयर करना है। तो ये सारा जो काम रहेगा, ये भी सारा इस प्रोसेस में भी जो सारा इन्वॉल्वमेंट है वो सीनियर लेवल के कंसल्टेंट का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे आपका कोई भी काम नहीं है। अगर आप जूनियर लेवल के कंसल्टेंट हो, स्टिल आप यहाँ पे बोल सकते हो there was no major contribution from my side to the business blueprint, but I was handling the documentation process। तो यहाँ पे भी आप अगर बोलें कि मैं डॉक्यूमेंटेशन देख रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे जूनियर मेंबर था, मैं वहाँ पे इंक्लूडेड था, तो मुझे उन लोगों ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था वो था कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना, जो भी हमारा प्रोसेस यहाँ पे डिसाइड होता था उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना मेरा काम था। तो आप अपने आप को ऐसे डिफाइन कर सकते हो बिजनेस ब्लूप्रिंट के फेज में। कभी भी ये मत बोलना, नेवर से दैट आई वॉज लाइक, जैसे आपने बिजनेस ब्लूप्रिंट का फेज आपने खुद से किया है, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हो सिमिलरली सिमिलरली आपको क्या जाएगा, एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा आपके इंटरव्यूअर के ऊपर कि इनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये बस यहाँ पे ब्लाइंड बोल रहे हैं। तो ये काम आपको जानना रहना चाहिए, क्या काम होता है ये आपको पता रहना चाहिए। अगर आप बोलते हो इंटरव्यू में कि मुझे काम पता है क्या क्या काम हुआ था लेकिन मैंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, मैं बस डॉक्यूमेंटेशन देख रहा था, मैं डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहा था, आप ये बता सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट में जूनियर मेंबर को इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड करके रखते हैं। अगर आप पूरे ही फ्रेशर हो तब भी आपको इंक्लूड करके रखते हैं क्योंकि आप एक शैडो कंसल्टेंट कहलाते हैं। आपको बिलिंग नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको शैडो कंसल्टेंट के हिसाब से रखा जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं, जूनियर लेवल का जो कंसल्टेंट है जितना आपका सैलरी है उसमें उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो सीनियर लेवल के कंसल्टेंट का सैलरी के साथ आपको रख सकते हैं। वो आईटी टीम के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपने आप को ऐसा डिफाइन करो कि आप ज़्यादा काम इस पर नहीं किए हो, आप बस डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे थे। दैट्स इट फॉर बिजनेस ब्लूप्रिंट। तो बिजनेस ब्लूप्रिंट में हमारा आउटकम क्या आता है, हमारा यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बनता है कि हमको कौन सा प्रोसेस कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे क्या गैप्स है, हमको कौन से गैप फिल करना है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट जो रहेगा, यहाँ पे सपोज हम गैप एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गैप एनालिसिस के बारे में डिटेल्स हम डिटेल क्लास में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे गैप एनालिसिस में होता क्या है हम थोड़ा सा ये इसमें जान लेते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो अगर आपका आने वाले कुछ टाइम में आपका इंटरव्यू है तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, और जब हमको टाइम मिलेगा तब हम गैप एनालिसिस के ऊपर इंडिविजुअली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो गैप एनालिसिस में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं हम राइसेप कॉन्सेप्ट। तो राइसेप में सबसे पहले आता है डब्ल्यू यानी कि वर्कफ्लो यानी कि सपोज जैसा हमने देखा था जब हम एसएपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे उस टाइम में हमने देखा था कि जो हमारा वर्कफ्लो, जैसे कि आपने रिलीज प्रोसीजर कॉन्फ़िगर किया था, रिलीज प्रोसीजर में आपका एक वर्कफ्लो होता है। जैसे सपोज क्या होता है, एक जो हमारा अप्रूवल होने के बाद हमारा नेक्स्ट अप्रूवर के पास जाना चाहिए, फिर नेक्स्ट अप्रूवर के पास जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं वर्कफ्लो। तो जैसा कि अप्रूवल का प्रोसेस होता है, अप्रूवल के प्रोसेस में जूनियर से सीनियर लेवल तक ये जो वर्क है ये फ्लो करता रहे, तो इसको बोलते हैं वर्क फ्लो। तो यहाँ पे वर्क फ्लो जो है इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वर्कफ्लो जो है इसको कॉन्फ़िगर कौन करेगा, इसको ABAP पर कॉन्फ़िगर करेगा। नेक्स्ट जो है रिपोर्ट्स। तो अगर आपको कोई भी रिपोर्ट्स चाहिए तो हमने काफ़ी सारे रिपोर्ट्स जो है जो हमने एसएपी के क्लास में देखा था, तब हमने एमएम के साइड से काफ़ी सारे रिपोर्ट्स जो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है वो हमने देखा था। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कस्टम रिपोर्ट भी बनाना है तो ये रिपोर्ट्स भी आप डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटरफेस। तो सपोज आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट यूज़ कर रहा है दो तीन सिस्टम यूज़ कर रहा है, या फिर क्लाइंट का जो सप्लायर है, सपोज आपके क्लाइंट के सप्लायर या फिर वेंडर है, वेंडर यूज़ कर रहा है दूसरा ईआरपी सिस्टम, आप यूज़ कर रहे हो एसएपी। तो इस केस में क्या होता है, एक इंटरफेस बन जाता है। इंटरफेस यानी कि आपका एक सिस्टम से दूसरे
सिस्टम में डेटा जो है वो फ्लो करेगा। तो इस केस में आपको इंटरफेस जो है वो डिज़ाइन करना रहता है। तो ये इंटरफेस भी जो है इसको डिज़ाइन करना रहेगा, हमारे कोडर जो रहेंगे और हमारे जो बेसिस कंसल्टेंट रहेंगे उनका काम है ये इंटरफेस को सही से इसको कॉन्फ़िगर करना। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है कन्वर्शन। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी कन्वर्शन करना है तो यहाँ पे कन्वर्शन भी आपका गैप एनालिसिस में आता है। नेक्स्ट जो है आपका एनहांसमेंट है। एनहांसमेंट जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आपका स्टैंडर्ड सिस्टम में अवेलेबल नहीं है और उसको आपको नया बनाना है तो उसके लिए आपको एनहांसमेंट की ज़रूरत है। जैसे आप एनहांसमेंट में ले सकते हो वेट ब्रिज, जो हमारा वे ब्रिज रहता है जहाँ पे हमारा जो ट्रक्स आते हैं कंपनी में वहाँ पे वेट होता है। तो नॉर्मली क्या होता है ये हमारा इंटीग्रेट नहीं रहता है हमारे एसएपी के सिस्टम के साथ। तो हम उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं एनहांसमेंट। उस पर हम क्या करते हैं, जो वे ब्रिज इंटीग्रेशन रहेगा उसको हम एसएपी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो मे बी अगर हम ये वाला क्लास लें तो वो वाला क्लास में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो एसएपी के सिस्टम के साथ, कस्टम सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे नॉर्मली स्टैंडर्ड सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा, उसमें उसके लिए कुछ लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो वो सारा जो काम है वो टेक्निकल पर्सन का काम है, आपको यहाँ पे कुछ भी देखने का नहीं है। लेकिन आपका जो काम है वो आता है फंक्शनल स्टेटमेंट पे या फिर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में आपको लिख के देना है एक डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपको सारा जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि कौन से टेबल से कहाँ से कौन सा फील्ड पिक करना है। वो सारा चीज़ आपको देना है अपने जो टेक्निकल पर्सन रहेंगे उनको देना है। तो वो सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल क्लास में। तो यहाँ पे बस आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे एनहांसमेंट भी अगर हमको चाहिए तो वो भी हमारा गैप एनालिसिस में आता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है फॉर्म्स। तो फॉर्म्स के बारे में भी हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया था, जैसे कि काफ़ी सारे बेसिक या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे हमारा पीओ आउटपुट हो गया, आईआर आउटपुट हो गया, जीआर आउटपुट हो गया। हमने सारा जो है आउटपुट हमारा जो डॉक्यूमेंट एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बन के रहता है एसएपी में वो हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमको कोई कस्टमाइजेशन बनाना है, सपोज वहाँ पे हमको लोगो डालना है, हमको कंपनी का नाम डालना है या फिर कोई कस्टम फील्ड वहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म बना सकते हैं जिसको हम स्मार्ट फॉर्म बोलते हैं, या तो फिर हम नॉर्मल फॉर्म बना सकते हैं या स्मार्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। तो ये भी हम जो है अपने टेक्निकल पर्सन के साथ मिलके इसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं राइसेप कॉन्सेप्ट। तो राइसेप कॉन्सेप्ट अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज राइसेप कॉन्सेप्ट, तो आप ये बता सकते हैं कि राइसेप इज अ कॉन्सेप्ट टू फिल द गैप्स इन द कस्टमर बिजनेस फ्रॉम स्टैंडर्ड एसएपी। तो ये आप बता सकते हैं कि राइसेप जो का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम क्या करते हैं, गैप फिल करते हैं अपने जो कस्टमर का सिस्टम है और एसएपी का जो सिस्टम है उसके अंदर अगर कुछ गैप होगा तो हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है गैप एनालिसिस। तो गैप एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज। तो यहाँ पे बिजनेस ब्लूप्रिंट में ये सारा चीज़ आपने किया है, ये सारा चीज़ आपने एनालिसिस किया है, एनालिसिस करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं। तो ये कोई फेज नहीं है, इसको हमने बिजनेस ब्लूप्रिंट के फेज का एक ये पार्ट है, हमको ये इंडिविजुअली हमने इसको डिस्कस किया है। तो बिजनेस ब्लूप्रिंट के बाद थर्ड फेज जो आता है उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन फेज। रियलाइजेशन फेज में क्या होता है, नॉर्मली आप क्या करते हो, जो भी आपने ब्लूप्रिंट में किया है, जो भी ब्लूप्रिंट में आपने डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन को आपने बनाया है, आपने वहाँ पे टेस्ट केस बनाया है, आपने जो भी वहाँ पे बनाया है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सिस्टम के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है। ब्लूप्रिंट फेज में आपको बस एक डॉक्यूमेंट बनाना रहता है कि हमको क्या क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट फेज जो रहेगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया है उसके ऊपर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आएगा बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन। बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेसलाइन यानी कि एसएपी का स्टैंडर्ड। तो बेसलाइन में क्या होता है, बेसलाइन में बेसिकली आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बनाना है, क्योंकि वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे कुछ नहीं रहता है। तो आपको बेसलाइन में एसएपी का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जैसे आपको पीओ कॉन्फ़िगर करना है, नंबर रेंज डालना है, ये सारा जो आता है ये आपका बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन में आता है। आपको सारे जो चीज़ आपने ब्लूप्रिंट फेज में जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन किया होगा उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन करना है। बेसलाइन यानी कि स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसएपी। एसएपी के स्टैंडर्ड में जो भी है वो बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने हमने एसएपी एमएम के क्लास में देखा है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स देखा है, जो भी टेस्ट केस आपने बनाया है, वो सारा आपको चाहिए बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन के फेज में, यानी कि रियलाइजेशन के फेज में।
यहाँ पे शुरू होता है जूनियर कंसल्टेंट का काम। जूनियर कंसल्टेंट यहाँ पे काम करता है। जूनियर यानी कि लोअर लेवल का जो कंसल्टेंट रहते हैं, अगर आप 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हो, अगर आप 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हो, या फिर 2 से 4 साल तक का कितना भी आप एक्सपीरियंस बताए, उनमें आप जूनियर कंसल्टेंट लेवल में आते हो। जूनियर कंसल्टेंट में आपका काम जो है वो शुरू होता है रियलाइजेशन के फेज में। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको इंटरव्यू सेशन में ये बताना है कि आई वॉज डूइंग द बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन इन द रियलाइजेशन फेज, दैट वाज माई मेजर कंट्रीब्यूशन। उस पे आप बता सकते हो कि आपने कौन कौन सा सिनेरियो कॉन्फ़िगर किया है। सपोज आप यहाँ पे बताते हो बेसिक, जैसे कि आप यहाँ पे बताते हो कि मैंने अकाउंटिंग असाइनमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किया है, मैंने प्राइसिंग प्रोसीजर कॉन्फ़िगर किया है। अगर आप सारी चीज़ अगर आप ही ने कर दिया है तो आपका सीनियर कंसल्टेंट कर क्या रहे थे। तो यहाँ पे भी आपको अपने आप को डिफाइन करना है कि आपने क्या क्या किया है। इसके ऊपर अगर आप यहाँ से सही से आप बता देते हो तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। तो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो आप बता सकते हो विथ एक्स्ट्रा। सपोज आपने जो अपना रिज्यूम है उस पर मेंटेन करके रखा है कि जैसे हमने जब रिज्यूम क्लासेस में देखा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड गुड नॉलेज। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो जो भी आपने किया है, सपोज आप बोल रहे हो कि मैंने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन किया है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया है, और मैंने कोई भी चीज़ जो सपोज आपने परचेज स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर में आपने सपोज वहाँ पे नंबर रेंज डिफाइन किया है, तो ये सारा जो चीज़ आपने किया है तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप एक्सपर्टीज में डाल सकते हो कि आई एम एक्सपर्ट ऑन दिस बिकॉज मैंने इसको किया है। सेकेंडली आप यहाँ पे गुड एक्सपोजर या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डाल सकते हो, जिसपे आप सपोज आपका हो गया जी आर कन्फिग्रेशन हो गया, आई आर कन्फिग्रेशन हो गया, या फिर आप यहाँ पे सपोज रिलीज प्रोसीजर हो गया, उसको आप डाल सकते हो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता है लेकिन आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो यहाँ पे आप जब रिज्यूम डाल रहे हो तो उसके हिसाब से आपको डालना है कौन सा आपने काम किया है, और उसके हिसाब से आपको कितना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को रिज्यूम में बनाना है। तो रिज्यूम का अगर आपको क्लासेस आपने मिस कर दिया है तो रिज्यूम के क्लासेस भी आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो हमारा जो रिज्यूम प्रिपरेशन का क्लास है उसके हिसाब से आप रिज्यूम भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसलाइन कंप्लीट होने के बाद, बेसलाइन का जो कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हमारा आता है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन प्लस गैप। तो जो हमने राइसेप कॉन्सेप्ट देखा था इसके पिछले वाले जो हमारा तो हमने जो राइसेप का कॉन्सेप्ट देखा था पिछले वाले स्लाइड में, वो सारा चीज़ अगर हम बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हमारा गैप्स भी फिल हो गया, बेसिक स्टैंडर्ड कस्टमाइजेशन भी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, कस्टमाइजेशन भी हो गया। तो सारा जो चीज़ हमारा बनता है उसके बाद आता है फाइनल प्रिपरेशन। तो ये दोनों को मिला के हमारा टोटल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फिनिश होता है रियलाइजेशन के फेज में। तो सबसे बड़ा जो फेज है वो यही चलता है, रियलाइजेशन का फेज, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा काम करना रहता है, फिर उसके लिए टेस्ट केसेस बनाना रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको करना है। तो जो भी आपका बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो उसके लिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। फिर डॉक्यूमेंटेशन जब बना लोगे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने यूज़र के पास भेजना पड़ेगा, वो नेक्स्ट में देखेंगे हम। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होता है, रियलाइजेशन फेज में आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन करोगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है इसी फेज में आपको कर देना है, ताकि आपको जो है नेक्स्ट जो आपको यूएटी करना है, आपको जो टेस्टिंग करना है उसके लिए आपको हेल्प मिल जाए कि आपने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया है और उसका जो आउटकम है क्या आया है। अगर सक्सेसफुल आया है तो आप उसको बना सकते हो। तो यहाँ पे रियलाइजेशन का फेज कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपका काम शुरू होता है, और यहीं से आपका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, अगर आप जूनियर लेवल के कंसल्टेंट हो तो यहाँ से आपका काम शुरू होता है। अगर आप सीनियर लेवल के कंसल्टेंट हो, आपको 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी आपको कोई इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो भी आप बता सकते हो कि अगर आपका 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप दूसरे जो लेवल है, पहले जो हमारा लेवल था वहाँ से आप बता सकते हो कि हाँ मैंने ये वाला काम भी मैंने यहाँ पे अटेंड किया था। मैंने जो है बिजनेस ब्लूप्रिंट के फेज में मैं वो जो मीटिंग है वो अटेंड कर रहा था, या फिर मैं कॉन्फ़िगर कर रहा था। आप वो बता सकते हो। अगर आप 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उससे कम वाले एक्सपीरियंस वाले जो भी हैं, जो भी बंदे हैं या फिर जो भी लोग हैं,
वो क्या कर सकते हैं, वो रियलाइजेशन फेज से अपना कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो बताने की कोशिश करिए, तो बेहतर रहेगा, आपका एक पॉजिटिव जो फील है वो आपके इंटरव्यूअर को आ सके। नेक्स्ट जो है वो है फाइनल प्रिपरेशन का फेज। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनल प्रिपरेशन करेंगे। तो फाइनल प्रिपरेशन में क्या आता है, पहला आता है डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड पे, आपको डॉक्यूमेंटेशन कर लेना है जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट फेज में आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो यहाँ पे सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको चाहिए, जो आपने कस्टमाइजेशन किया है, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट पे आपको अप्रूवल लेना है अपने यूज़र के पास से। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट में जो फाइनल होता है वो आपको कराना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद जो आता है वो है डेटा अपलोड। आपका कस्टमर जो है उसका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, उसके पास काफ़ी सारे पीओ होंगे, काफ़ी सारे जीआर होंगे, आईआर होंगे, मास्टर डेटा होगा, मटेरियल होगा। तो वो सारा जो चीज़ें हैं वो आपको क्या करना है, डेटा को अपलोड करना है। आपका कोई भी जो डेटा का क्लाइंट रहेगा वहाँ पे अपलोड करना है, और वहाँ से आपको क्या करना है, अपने जो प्रोडक्शन सिस्टम है वहाँ पे आपको अपलोड करना है। सारा जो डेटा है वहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है। नेक्स्ट जो है वो आता है टेस्टिंग। सारा डेटा अपलोड हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग आप पहले यूनिट टेस्ट आप खुद से करोगे, फिर जो आपका यूज़र रहेगा फिर आपको उनको जो है, तो फिर जो आपका यूज़र रहेगा, यूज़र को आपको केटी देना है, उनको प्रोसेस समझाना है, उनको आपको डॉक्यूमेंटेशन देना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन को उनको दे के बोलना है कि आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करो और हमको ये प्रोसेस कंप्लीट करके हमको ये बताओ। तो यहाँ पे नॉर्मली हम जो केटी यहाँ पे देता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेस का जो फॉलो करते हैं वो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे की यूजर्स रहते हैं उनको हम डायरेक्टली केटी दे देते हैं। फिर बाद में उनका जो काम रहेगा वो अपने जाके जो अपने एम्प्लॉयज़ रहेंगे, जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ रहेंगे, वो उनको ट्रेन कर सके या फिर उनको बता सके, उनको दिखा सके कि ये क्या प्रोसेस कैसे काम करता है। तो नॉर्मली जो टेस्टिंग रहेगा, जो आपका रहेगा, यूज़र का जो ट्रेनिंग रहेगा वो जूनियर लेवल के कंसल्टेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जूनियर लेवल पे आप बता सकते हो कि मैं डॉक्यूमेंटेशन भी किया मैंने। डेटा अपलोड के लिए हमारे एमडीएम के कंसल्टेंट होते हैं, मास्टर डेटा मैनेजमेंट, वो लोग अपलोड करते हैं। आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा अपलोड में आपको सिर्फ मॉनिटर करना रहता है। डेटा अपलोड का अगर होगा तो हम कोई भी सिनेरियो होगा हम डिस्कस करेंगे एसएपी के अंदर क्या होता है, जहाँ पे हम डेटा अपलोड कर सकते हैं एसएपी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो वो सारा चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग होगा, जो भी आपके स्कोप में होगा, जो भी एमएम कंसल्टेंट के स्कोप में होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेजरली जो डेटा अपलोड रहता है वो डेटा कंसल्टेंट के काम में रहता है। एमडीएम के कंसल्टेंट होते हैं मास्टर डेटा मैनेजमेंट, वो लोग सारे डेटा अपलोड करते हैं। हमारा काम नहीं रहता है डेटा अपलोड करना। डेटा अपलोड होने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर भी हम उसको क्लियर नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अपने एमडीएम को कंसल्टेंट को या फिर उनका अगर कोई ग्रुप होगा तो हम उनको बताते हैं कि ये जो है प्रोसेस में फ्लॉज है या फिर डेटा में ये सब चीज़ें जो है ये गलत है, आप इसको सही से अपलोड करिए। डेटा अपलोड में हमारा कोई काम नहीं है। फंक्शनल कंसल्टेंट, एमएम कंसल्टेंट, डब्ल्यूएम कंसल्टेंट, एसटी कंसल्टेंट, कोई भी कंसल्टेंट का डेटा अपलोड में कोई भी काम नहीं रहता है। नेक्स्ट जो फेज आता है वो आता है कट ओवर का। कट ओवर क्या होता है, तो सारा जो डेटा है अपने मास्टर डेटा अपलोड कर दिया, ट्रांजेक्शनल डेटा अपलोड कर दिया, तो आपको यहाँ पे कट ओवर एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कट ओवर यानी कि आपको पुराना सिस्टम को कट करना है। सिंपली इसका मतलब यही है, कट ओवर यानी कि आपका जो सारा सिस्टम है, जो आपका पीओ डेली बनता था, जीआर डेली बनता था, वो सारा चीज़ जो है आप क्या करोगे, अपलोड कर दोगे अपने सिस्टम में, जो नया एसएपी का सिस्टम है, और यहाँ पे कट ओवर शुरू हो जाएगा। आपका पुराना वाला सिस्टम यहाँ से काम नहीं करेगा, नया वाला सिस्टम काम करेगा। तो ये कट ओवर एक्टिविटी में नॉर्मली क्या होता है, बाकी जो भी सारा आपका डेटा रह गया यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि आपको वो वाला प्रोसेस जो है आपका अपने सिस्टम में, एसएपी के नए वाले सिस्टम में आता है। तो कट ओवर एक्टिविटी अगर होगा तो हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट क्लास लेंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कट ओवर एक्टिविटी क्या होता है। ये सारा जो प्रोसेस है ये काफ़ी बड़ा लंबा लंबा प्रोसेस है, हम यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके
उसके बाद अगर होगा हम इंडिविजुअल प्रोसेस के ऊपर एक एक क्लास करेंगे, अगर हमको टाइम परमिट करता है, अगर हमको उतना बैंडविड्थ मिलता है तो हम डिस्कस करने के लिए ट्राई करेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या आप उसके ऊपर जानना चाहते हैं इन डिटेल्स, क्या क्या काम रहता है, क्या क्या करना रहता है। अगर आपको कोई भी प्रोसेस, कोई भी फेज के ऊपर अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहां से हम ट्राई करेंगे, हम वहां पे कमेंट चेक करते हैं। किसी का अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक किसी ने रिक्वेस्ट किया है तो हम उसके ऊपर ट्राई करते हैं एक क्लास बनाने के लिए। तो ये था हमारा फाइनल प्रिपरेशन के पेज। यहाँ पे फाइनल प्रिपरेशन, जब ये कट ओवर एक्टिविटी खत्म होता है, मतलब कट ओवर एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद हमारा जो प्रोसेस है ये सिंपली हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कट हो जाता है हमारे नए वाले सिस्टम से। नेक्स्ट जो फेज है वो आएगा गो लाइव। नेक्स्ट जो फेज आता है पांचवा फेज वो है गो लाइव एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा कट ओवर एक्टिविटी पिछले फेज में कंप्लीट हो गया था, यानी कि हमने पुराना वाला सिस्टम को कट कर लिया, वहां से नाता अपना छुड़ा लिया, उससे हमने पीछा छुड़ा लिया। अगर अभी हमको एसएपी के अंदर जाना है तो एसएपी में अंदर जाना है, मतलब एसएपी को लाइव करना है, तो इसको बोलते हैं गो लाइव। गो लाइव इज अ डेट, नथिंग, इट्स नथिंग स्पेशल, बट गो लाइव इज अ डेट व्हेन वी स्टार्ट आवर एक्टिविटीज ऑन एसएपी सिस्टम। तो इसको बोलते हैं गो लाइव। तो गो लाइव के डेट में क्या होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ मॉनिटर करना रहता है। नॉर्मली काफ़ी सारे यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है क्योंकि आपने एक अच्छा खासा जॉब कंप्लीट कर दिया है, कस्टमर को सपोर्ट किया है, बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए आपने मदद किया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रेशन होते हैं, दोनों के लिए गो लाइव हो जाता है। तो गो लाइव में यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोसेस आता है वो है गो लाइव। गो लाइव में आप अपना सिस्टम को लाइव करते हो, वहाँ पे एसएपी का जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे परफॉर्म करते हो। उसके बाद आता है सपोर्ट, यानी तो यहाँ पे आपको आता है गो लाइव के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट करना रहता है। आपके जो एंड यूजर्स हैं वो अभी शुरू किए हैं काम करना, तो नॉर्मली हमारे गो लाइव के डेट से क्या रहता है 15 दिन 20 दिन जितना भी आपका रहेगा, डिसाइड हुआ रहेगा आपके क्लाइंट के साथ, उसके हिसाब से आपको क्या करना रहता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना रहता है। तो उतने दिन के लिए जितना आपका जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के फेज में या फिर प्रोजेक्ट चार्टर में मेंशन रहेगा कि आपको कितना दिन का सपोर्ट करना है। तो अगर आपको कंटिन्यू सपोर्ट करना है तो आप कंटिन्यू सपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम रहता है वो कोई एक कंपनी का, कोई एक आईटी कंपनी का रहता है, फिर उसके बाद जो रेगुलर सपोर्ट होता है वो हैंड ओवर हो जाता है कोई दूसरे कंपनी के पास। तो वहाँ पे जो कंपनी रहते हैं उनका काम रहता है सपोर्ट करना। जब तक आपका एसएपी का सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जब तक आपका एसएपी का सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, तब तक आपको अपने क्लाइंट को सपोर्ट करना रहेगा। तो नेक्स्ट जो रहेगा हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट प्रोजेक्ट, और सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या काम रहता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको इम्प्लीमेंटेशन का जो फुल एक ओवरव्यू है आपको मिल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि इम्प्लीमेंटेशन में काम कैसे होता है, क्या काम करना रहता है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या रहता है, ये सारा आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जानते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या काम रहता है और सपोर्ट प्रोजेक्ट में आप कैसे काम करते हैं। अगर आपको सारा इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस है और आपको कोई भी सपोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप जान सकते हैं कि सपोर्ट प्रोजेक्ट में होता क्या है, डेली डेली क्या काम रहता है, डेली क्या आपको सपोर्ट करना रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या उसमें लिमिटेशंस रहता है, क्या आपको जो है वहाँ पे इश्यूज हैं वो फेस करना रहता है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट प्रोजेक्ट में। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।